वेलकम टू व्यास आईएएस। इस लेक्चर में मैं आपको डिटेल्ड बुक लिस्ट बताऊंगा यूपीएससी ईपीएफओ के लिए। ऊपर ऊपर से नहीं, मैं आपको हर एक ऑप्शन बताऊंगा क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन सी बुक्स और कौन कौन से रिसोर्सेज मार्केट में हैं, कौन से आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो एक एक सब्जेक्ट के बारे में हम ढंग से समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज मार्केट में है। और जब मैं देख रहा था कि रिसर्च कर रहा था कि कौन कौन से सोर्सेज बाकी लोग भी रिकमेंड कर रहे थे, तो उसमें मुझे पता चला कुछ वेबसाइट्स आपको बिपिन चंद्रा भी रिकमेंड कर रही थी। बिपिन चंद्रा, और छोटी मोटी नहीं, जो आपके बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं मार्केट में, वो बिपिन चंद्रा तक लिख रहे थे। मुझे नहीं पता था उनका कंटेंट कौन बनाता है, कौन ये बुक लिस्ट लिखता है, बट टू बी ऑनेस्ट बिपिन चंद्रा पे डिपेंड रहना मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आज के टाइम पे डिजास्ट्रस है। दैट इज़ नॉट इवन इनफ टू कवर योर सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। बिपिन चंद्रा से कुछ नहीं होगा। यू नीड समथिंग एल्स टू कवर मॉडर्न हिस्ट्री। यू नीड मोर देन बिपिन चंद्रा। तो कभी भी आप नेट पे सर्च कर रहे हैं तो डोंट ट्रस्ट ऑन दीज सोर्सेज जहाँ पे आपको खुद को क्लैरिफिकेशन ना हो बुक्स के बारे में, या कोई आपको मेंटर आपका स्पेसिफिकली नहीं बता रहा हो कि ये सोर्स सही है या नहीं है। ठीक है, तो बिपिन चंद्रा अवॉइड करनी है टेनी कॉस्ट अगर आपको अटेम्प्ट बचाना है तो। दूसरा यहाँ पे जो मेन सोर्स आता है वो आता है स्पेक्ट्रम। अब जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो स्पेक्ट्रम ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो एसएससी या बैंक एस्पिरेंट्स होंगे लूसेंट ज़्यादा फॉलो करते हैं। दोनों में से कौन सा सही है? तो दोनों में से देखिए, दोनों का जो अप्रोच है वो अपने आप में अलग है। स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम, उसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा मेंस की तरफ है। यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तरफ ओरिएंटेशन है, और उसमें वो चीज़ें हैं जो शायद यूपीएससी में नहीं पूछी जाए, सीएससी में। ठीक है, बट स्पेक्ट्रम में बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो लूसेंट में कवर्ड नहीं है, और लूसेंट में बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो स्पेक्ट्रम में कवर नहीं है। तो आपको क्या करना है, पढ़ना ही ये दोनों है। जी हाँ, स्पेक्ट्रम और लूसेंट दोनों साथ में लेके चलिए। पहले स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए ढंग से, ताकि तसल्ली से आपको समझ में आ जाए। फिर उसमें इंपॉर्टेंट पोर्शंस को हाईलाइट करने के बाद उसके नोट्स बना लीजिए, और लूसेंट के भी सेलेक्टेड पार्ट्स पढ़ लीजिए। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस की क्रोनोलॉजी, जो लिटरेचर है, या जो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में, ब्रिटिश कमिटीज़ और कमीशंस के बारे में आपको लूसेंट में मिलेगा ढंग से, वो स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ के लिए याद रखिए कि दोनों को साथ में लेके चलना है। प्रायोरिटी स्पेक्ट्रम को देनी है, लेकिन लूसेंट को भी नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में, क्योंकि ईपीएफओ में फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, चांसेस पूरे पूरे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा गया। समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, कुछ सब्जेक्ट इनमें ऐसी हैं जिनके लिए आपको किसी कोर्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो कुछ सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनके लिए कोई कितना भी आपको कोर्स बेचने की कोशिश करे, मत ज्वाइन करना। क्योंकि अपने आप में सब्जेक्ट ऐसी हैं कि अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करोगे तो या तो कोई आप ऐसा कोर्स ज्वाइन करोगे जो इन सब्जेक्ट को बहुत ही फास्ट पढ़ा रहा हो, मैं पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, ये तीन सब्जेक्ट, या फिर बहुत डिटेल में पढ़ा रहा होगा। दोनों आपके लिए नुकसानदायक है। आप अपने ढंग से, जो आपका बैकग्राउंड है, जितनी आपको नॉलेज है, उस हिसाब से इन तीनों सब्जेक्ट को आप फोकस करके चलो स्टैंडर्ड सोर्स से। स्टैंडर्ड सोर्स को कोई भी मात नहीं दे सकता जब पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री की बात आती है। ठीक है, चलिए, एक और सोर्स यहाँ पे होता है, वो है सोनाली बंसल। सोनाली बंसल, सोनाली बंसल भी है और प्लासी टू पार्टीशन भी है, बट ये सोर्सेज मैं ये कहता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इनको आपको फोकस करके नहीं चलना है। ये तभी करना है जब आपको लगता हो कि नहीं, मैं ढंग से डिटेल में बैठ के एक एक चीज़ पढ़ के चलूँ, और मुझे तो बिल्कुल भी स्कोप नहीं छोड़ना है कि कोई क्वेश्चन मुझसे छूट जाए, और आपके पास समय पूरा हो, तब आप इन दोनों को रेफर कर सकते हैं। सोनाली बंसल अपने आप में मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत अच्छी बुक है, और इसको रेफर करने के बाद ये तो श्योरिटी कि कोई क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं छूटेगा, लेकिन इसको कवर करने का टाइम भी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा बल्कि बुक है, और इसको कवर करने के लिए मतलब ये मान के चलो कि जितनी देर में आप ये कवर करोगे उतनी देर में तो तीन सब्जेक्ट कवर कर लोगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके स्पेक्ट्रम और लूसेंट से भी सोल्व हो जाएंगे। भरोसा रख के चलो, किसी कोर्स की या कोई बल्कि बुक की जरूरत नहीं है। अनटिल अनलेस आपको खुद से डिटेल में पढ़ना हो तो आप प्लासी टू पार्टीशन या सोनाली बंसल पढ़ सकते हैं, या एनसीईआरटीज भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटीज भी सफिशिएंट है, बट एनसीईआरटीज की नॉलेज तो स्पेक्ट्रम और लूसेंट में पूरी हो जाती है। तो कोई कितना भी बोले कि एनसीईआरटीज तो फाउंडेशन है, एनसीईआरटीज पढ़ो, एनसीईआरटी के नोट्स बेचने की कोशिश करे, मत ज्वाइन करना। एनसीईआरटी की जो भी चीज़ें हैं वो स्पेक्ट्रम और लूसेंट स्टैंडर्ड बुक्स में ऑलरेडी कवर्ड है। उनके भी कंटेंट क्रिएटर्स में इतना दिमाग तो था कि भाई एनसीईआरटी को कवर करना है, वो एनसीईआरटी क्यों छोड़ेंगे? समझ में आ गया? तो बात हो गई हिस्ट्री की। अब बात आती है पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए तो एकमात्र जो सोर्स होता है वो होता है लक्ष्मीकांत। ठीक है,
लक्ष्मीकांत अपने आप में सफिशियंट है, और लक्ष्मीकांत के अलावा अगर आप रेफ़र करना भी चाहते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो बेयर एक्ट है उसको आप पढ़ सकते हैं। बेयर एक्ट जनरली सीएसई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट ईपीएफओ में भी कई बार आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में बेयर एक्ट में से क्वेश्चन फंसते हैं। बेयर एक्ट क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की डायरेक्ट कॉपी है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आप तभी पढ़िए जब आपने लक्ष्मीकांत ढंग से पढ़ लिया, अदरवाइज बेयर एक्ट की बिल्कुल नीड नहीं होती है। लक्ष्मीकांत अपने आप में इनफ सोर्स है। लक्ष्मीकांत से यू विल बी एबल टू कवर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द पॉलिटी, यू विल नॉट बी रीडिंग एनी अदर सोर्स। लक्ष्मीकांत से सारे काम होते हैं इवन, लेकिन लूसेंट जो होता है उसमें केवल आप, ऐसा नहीं है कि लूसेंट के भरोसे आप बैठ जाओ। लूसेंट में जब यहाँ पे नाम ले रहा हूँ तो मैं सिर्फ हिस्ट्री के लिए ले रहा हूँ। लूसेंट में हिस्ट्री रेफर आप कर सकते हो, लेकिन पॉलिटी इकोनॉमी लूसेंट से नहीं होगी। लूसेंट से कभी भी वो पॉलिटी नहीं हो सकती जो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो इसके लिए लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी पड़ेगी। लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है, हालांकि लक्ष्मीकांत के अलावा कोई और आपको लेक्चर्स या कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट में ये काफ़ी है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी के तो भाई 10 सोर्सेज है, मतलब आप, मैं अगेन वो कह रहा हूँ कि इकोनॉमी के लिए लूसेंट जरूरी नहीं है, तो लूसेंट में नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। हिस्ट्री के लिए मैंने बात की थी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रमेश सिंह का सोर्स है इकोनॉमी के लिए। फिर आपके मुनुल सर के बैच आते हैं, हालांकि मुनुल सर के तो 1000+ पेजेस के हैंडआउट्स आते हैं, तो ये आपको पता है कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये आप लोग समझ गए होंगे आपके हिसाब से। रमेश सिंह की हम बात करें तो रमेश सिंह की बुक भी बड़ी बल्कि है, अराउंड 700-800 पेजेस की, जहाँ तक मुझे पता है। दिस इज़ द बुक ऑफ अराउंड 700 to 800 पेजेस, जो कि बहुत डिफिकल्ट है कवर करनी। ठीक है, और उसको रिवाइज करना और भी मुश्किल है। फिर आती हैं आपकी और भी बुक्स का अगर हम बात करें, नितिन सिंघानिया, मार्केट में नई नई बुक आई है, बट इनमें फैक्ट बड़े ज़्यादा हैं, और अगेन ये बुक भी बड़ी बल्कि है, इसको भी रिवाइज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। 2-3 बुक हैं जो शॉर्ट एंड क्रिस्पी हैं। एक तो हम विवेक सिंह की बात करें और श्री राम आईएएस की बात करें, इन दोनों की जो इकोनॉमी बुक्स हैं ये बड़ी शॉर्ट है और क्रिस्प है। अब लेकिन बात यह है कि इनके भरोसे मत बैठ जाना। शॉर्ट तो है ये, लेकिन इकोनॉमी के लिए यू नीड समथिंग एल्स, दैट इज़ करंट अफेयर्स। इकोनॉमी का अभी हम करंट अफेयर्स पे बात करेंगे ओवरऑल, बट करंट अफेयर्स के लिए जो भी सोर्स आप रेफर कर रहे हैं उसमें इकोनॉमी वाला पोर्शन आप ना छोड़ें किसी भी हालत में। ठीक है, क्योंकि आपका स्टैटिक तो कवर हो जाएगा, बट इकोनॉमी का जो करंट पोर्शन है वो आपको ज़रूर से करना होगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। इकोनॉमी पॉलिटी और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आपको कोई भी कोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम आसानी से हो जाएगा। इवन जो आपकी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, इसके लिए अभी कोई और कुछ नहीं चाहिए। जनरल इंग्लिश से पहले इसको टैकल कर लेते हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो जैसे आर एस शर्मा की जो फेमस बुक है वो आती है। ठीक है, फिर अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, और दुनिया भर के, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप सी सेट का अपना कोई सोर्स है उसको फॉलो कर लीजिए। अगर आप एसएससी बैंक के स्टूडेंट हैं तो जो अपना ओरिजिनल सोर्स है उसको फॉलो करिए। ईपीएफओ के लिए, मैथ्स के लिए कोई अलग से सोर्स नहीं है, अलग से किसी भी कोर्स या किसी बुक के भटकावे में ना है। ये सोर्स है जो आप फॉलो कर रहे हो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए, वो इनफ है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। रही बात इंग्लिश की, तो वही चीज़ मैं बोलूँगा, जो एसएससी या बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं वो तो इंग्लिश पढ़ते ही हैं, जनरल इंग्लिश, ये यूपीएससी में आती नहीं है, तो वो लोग भी अपना वही सोर्स रखें जो इंग्लिश के लिए वो पढ़ रहे हैं। लेकिन यूपीएससी वाले क्या करें, यूपीएससी वाले क्या करेंगे भाई, यूपीएससी के लिए जनरल इंग्लिश समझाने के लिए वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं यहाँ। एक जो फेमस बुक है वो है, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो, रेन एंड मार्टिन, ये भी एक फेमस बुक है। रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश बुक थोड़ी फेमस है, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, लेकिन आप इंग्लिश में जो आपके वो वाला सेक्शन है एरर वाला, उसको आपको ढंग से पढ़ना है, तो अशोक कुमार सिंह की बुक आती है, या आपने बुक का नाम सुना होगा, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ये बुक पढ़ने के बाद अगर ढंग से किसी ने इसको पढ़ लिया, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि एरर का कोई भी क्वेश्चन हो 99% तो सॉल्व करके चले जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, इंग्लिश के लिए चाहिए प्रैक्टिस। इंग्लिश छोटी मोटी सब्जेक्ट नहीं है। अब व्यास आईएएस ने अपनी तरफ से जो चीज़ आपको बतानी हम लोग चाहते थे वो हमने बताई आपको, कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हिस्ट्री ने क्या किया। बट ये सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश की बात करें, लेबर लॉ की बात करें, अकाउंट्स ऑडिटिंग की बात करें, इनके सोर्सेज मैं इस वीडियो में बताऊँ। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी भी सोर्स की नीड है, कोई एक्सटर्नल मेंटर की नीड है, तो हम लोग इसका अलग से बैच लेके आएंगे, पूरा कंप्लीट बैच नहीं लेके आएंगे। ईपीएफओ के जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो स्पेशल सब्जेक्ट है, जो हम अब समझने जा रहे हैं,
उनको आप हमारे कोर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, जो कि जितने मार्केट में कोर्सेज हैं उनसे 1/3 प्राइजेस पे, बस बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे ये सब्जेक्ट बेयर मिनिमम जो ये सब्जेक्ट्स हैं। हालांकि ये सब्जेक्ट आपकी 60% सिलेबस को कवर करती हैं, जो स्पेशल सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ उनको आप इनसे कर सकते हैं। उसके लिए हमारा कोर्स सफिशिएंट है, जिसमें हम आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। 35 से 40 आवर्स में पूरा जो अलग से जो मैं टेक्निकल सब्जेक्ट बता रहा हूँ वो कवर कर लेंगे। अभी समझते हैं कैसे। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश की मैंने बात करी। एसएससी बैंक कोई भी कोर्स ज्वाइन ना करें। इवन हम जनरल इंग्लिश के लिए भी कह रहे हैं कि आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अलग से जो कोर्स आप पढ़ रहे हो कर लो। यूपीएससी वाले इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। अगर ये बुक्स आपको डिफिकल्ट लग रही है तो हम अपने कोर्सेज में कवर करवा रहे हैं इसको। ठीक है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए मैंने कहा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीसेट के लिए जो कर रहे हो करते रहो, एसएससी वाला जो कर रहे हो करते रहें। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि दुनिया भर की किताबें यहाँ पे हैं। जैसे निकिता सिंह की यहाँ पे जो किताब है वो फेमस है। ठीक है, दूसरा हम बात करें तो पियाली घोष है। ठीक है, उनकी यहाँ पे फेमस किताब है। एक पी के, अगर मैं सही से नाम ले रहा हूँ तो एक पी की फाड़ी जी हैं, उनका नाम जो है फेमस है इस चीज़ में, पी के फाड़ी, जो कि लेबर लॉ के प्रोफेसर भी हैं। लेबर लॉ के प्रोफेसर है और जो जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर रिलेशंस कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ये पढ़ाते भी हैं। तो इनकी बुक थोड़ी ज़्यादा जानी पहचानी है। हालांकि निकिता अग्रवाल की जो बुक है, सॉरी निकिता सिंह नहीं है, निकिता अग्रवाल है, निकिता अग्रवाल की बुक भी काफ़ी फेमस है। लेकिन एक बात याद रखना कि लेबर लॉ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, नए लेबर कोड्स भी आए हैं। नए लेबर कोड का कंपैरिजन ओल्ड लॉज के साथ अपडेटेड तरीके से ये करना ज़रूरी है, जो कि हो सकता है आपको इन बुक्स में ना मिले। तो उसके लिए अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपको हेल्प की नीड है, अगर आप खुद से ऑनलाइन लेबर लॉज पढ़ सकते हैं, जो नए लेबर लॉज आए हैं, तो आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है आप कोर्स ज्वाइन करें इसके लिए, बट अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आपके पास टाइम कम है या आपको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, हमारे कोर्स में इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज और अकाउंट्स, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ये जो जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं हम A to Z बेसिक टू एडवांस तरीके से करवाएंगे। ठीक है, जैसे सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं। सोशल सिक्योरिटी के लिए 2 बुक फेमस है, रवि प्रकाश सिंह की बुक फेमस है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल भी आता है। सबसे बड़ी बात यह कि जब मैंने देखे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इन मटेरियल में वो एक्चुअली में समझ ही नहीं पाए कि सोशल सिक्योरिटी में क्या पूछा जाता है। सोशल सिक्योरिटी के नाम पे उन्होंने चिपका दी बस आपको स्कीम्स, और स्कीम्स भी ढंग से कवर नहीं कर पाए। स्कीम्स के नाम पे जो आपकी मेजर स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री ये, प्रधानमंत्री वो स्कीम्स इन्होंने कवर करवा दी। मैं आपको बता दूं, सोशल सिक्योरिटी और सोशल स्कीम्स दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, सोशल स्कीम दोनों को अलग अलग तरीके से टैकल किया जाता है। दोनों को टैकल करने के तरीके अलग होते हैं। सोशल स्कीम्स भी आपकी ऊपर से नहीं आती है, उस स्कीम के बारे में ढंग से पढ़ना होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। अगर कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट ये जो वीडियो देख रहा है, अगर उसने प्रीलिम्स के लिए सोशल सिक्योरिटी की कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ा है, सोशल स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम पढ़ी है, तो अभी मान के चलिए कि वो स्कीम थोड़ा आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। बस वही बात है, इतना डिटेल में पढ़ने की अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगेन मैं कहता हूँ एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है। हमारे कोर्स में कवर होगा, चिंता करने कोई बात नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके पास उतना टाइम है कि आप पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है आप उनको कवर कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एग्ज़ाम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करो ही करो। डेफिनेटली सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम्स निकाले जाते हैं, निकाले जाएंगे, बट ये ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना। जहाँ भी आपको लगे किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, टीम को रीच करो। कोर्स की प्राइस ऑलरेडी बहुत कम कर रखी है, मटेरियल ऑलरेडी टेलीग्राम पे बहुत सा अवेलेबल है, लेकिन इस चक्कर में फंस मत जाना। टेलीग्राम पे जितना मटेरियल अवेलेबल है अकाउंट्स का, सोशल सिक्योरिटी का, वो इनफ नहीं है, टाइम वेस्ट कर बैठोगे। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी के लिए जितने मटेरियल है मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो जो आपकी रवि प्रकाश यादव की जो बुक है जो आप फॉलो कर सकते हैं, उनका आपका आराम से, रवि प्रकाश सिंह की जो बुक है वो आपको सफिशिएंट रहेगी। हालांकि मैं बोलूँगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कवर करने के लिए आपको करंट जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके लिए आप पीआईबी फॉलो कर सकते हैं, या हर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जो एनुअल रिपोर्ट आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इन सबको करने का टाइम नहीं है, तो आवर कोर्स विल बी सफिशिएंट, जिसमें पीआईबी भी कवर हो जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम भी कवर हो जाएंगी, हर मिनिस्ट्री की जो एनुअल रिपोर्ट की जो भी स्कीम आती है, जो भी छोटी छोटा पोर्टल है, इनिशिएटिव है, स्कीम है, मेजर स्कीम है, माइनर स्कीम है, सब कवर हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग की बात करें तो अकाउंट्स और ऑडिटिंग में आपको एक तो एनसीईआरटी की बात होती है। ठीक है, एनसीईआरटी की बात होती है, एनसीईआरटी को माना जाता है कि हाँ अकाउंट्स के लिए सफिशिएंट। दूसरी जो होती है वो होती है एस चंद,
एस चंद की जो अकाउंट्स की बुक है उसको भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी थोड़ा ओल्ड रूट फॉलो करती है, हो सकता है आपको ढंग से समझ में ना आए। एस चंद से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको मैं कह रहा हूँ, अगर आप नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो, अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो तो इनसे काम हो जाएगा, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। फिर तो आप अपना ओल्ड सिलेबस ये जो पढ़ोगे आपको अपने आप चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। या फिर अगर आप अकाउंट्स में वीक थे, नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो, तो अकाउंटिंग के लिए थोड़ा सा आपको अप्रोच अलग रखनी पड़ेगी, क्योंकि अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए तो 100 घंटे भी लग सकते हैं और 10 घंटे में भी सीखी जा सकती है, डिपेंड करता है पढ़ाने वाला कौन है। और अकाउंटिंग ऐसी चीज़ है कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, जितनी आपकी मैथ्स डिफिकल्ट है उतनी अकाउंटिंग है। अगर कॉन्सेप्ट एक बार में ढंग से समझ लिए तो ढंग से होगा, क्वेश्चन भी सही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट शुरू से गलत समझे और कॉन्फिडेंस में अगर आप आ गए ओवर कॉन्फिडेंस में, तो फिर आपको लगेगा कि आपको आ गया, बट एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अकाउंटेंसी के लिए अलग अप्रोच होती है और ऑडिटिंग के लिए अलग होती है। मैंने देखा जितनी वेबसाइट जो जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको बुक लिस्ट के नाम पे एनसीईआरटी एस चंद रिकमेंड करके छोड़ रहे हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ऑडिटिंग से 2 या 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। 2 या 3 क्वेश्चन स्पेसिफिकली एपीएफसी में बहुत ज़रूरी है ऑडिटिंग से। और ऑडिटिंग ऐसा है कि बहुत बड़ी सब्जेक्ट नहीं है, डर मत जाओ कि ऑडिटिंग तो यार सीएवीए पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिटिंग का जो बेसिक है पढ़ने के लिए, तो वो मैं अगेन वो कह रहा हूँ 50 घंटे भी सफिशिएंट नहीं है। बट अगर पढ़ाने वाला है, जैसे कि हमारे कोर्स में जो आपको पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी सीए हैं और वो ऑलरेडी 5 इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुके हैं अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, नॉन अकाउंटिंग स्टूडेंट्स को, तो उनको पता है ऑडिटिंग के लिए कितना क्या आएगा, वो आपको सिखा दिया जाएगा। मैं अगर आपको आइडिया भी दूं तो अकाउंट्स और ऑडिटिंग हम आपको 10 से 12 घंटे में, अकाउंट्स आपको 10 से 12 घंटे में और ऑडिटिंग 2 से 3 घंटे में कंप्लीट करवा देंगे। 100% तरीके से आप पीवाईक्यूज देख कैसे बोलोगे कि हाँ हो रहा है। तो फिर आपको ना तो एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी ना एस चंद की। अगर आप नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो, अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो तो आप आराम से अपना ओल्ड सिलेबस देख के कर लो, आपका काम हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स के लिए एनसीईआरटी आती हैं और बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स है जो एनसीईआरटी स्टैटिस्टिक्स के लिए रिकमेंड किया जाता है। हालांकि मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ने 200-200 पेजेस के मटेरियल निकाले हुए स्टैटिस्टिक्स के लिए। 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए, हालांकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कट ऑफ क्लियर करने के लिए, छोड़ना तो उसे भी नहीं है। लेकिन उसके लिए 200 पेज का मटेरियल पढ़ना, कहाँ की आरओई है ये, कहाँ की आरओआई है, कहाँ का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है? आपको कैसे 200 पेज का आप मटेरियल पढ़ के 1 या 2 क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हो? स्टैटिस्टिक्स के लिए मात्र आपको 2 से 3 घंटे चाहिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स का जितना पोर्शन अब तक ईपीएफओ के किसी भी पेपर में पूछा गया है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, 2 या 3 घंटे में मात्र हमारी जो फैकल्टी है करवा देगी। इससे ज़्यादा आपको चाहिए भी नहीं। ना तो आप उसके लिए 10 घंटे की वीडियो देखो, ना ही बड़े बड़े कोई बुक सोल्व करो, ना ही कोई बड़े बड़े लेक्चर्स देखो। स्टैटिस्टिक्स का जितना पोर्शन होना है 2 या 3 घंटे में कवर होता है, उससे ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में आपको काम नहीं लगेगा। ठीक है, इंश्योरेंस की बात करें। अब इंश्योरेंस के नाम पे कहने को तो बहुत सारी बुक्स हैं। इंश्योरेंस वैसे तो सोशल सिक्योरिटी का पार्ट भी हो जाता है, बट इंश्योरेंस के साथ ये है कि इंश्योरेंस में कई बार क्वेश्चन देखने को मिले प्रैक्टिकल, इंश्योरेंस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं या बिल्कुल थ्योरी बेस्ड आ रहे हैं। तो इंश्योरेंस का एक तो पार्ट हो जाता है आपका स्टैटिक, दूसरा हो जाता है करंट। स्टैटिक पार्ट जो है उसमें आपके जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, या स्टैटिक पार्ट में जो इंश्योरेंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, जैसे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हो गया, इंश्योरेंस डेंसिटी हो गया, इंश्योरेंस को कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं, कितनी तरह की पॉलिसीज होती हैं, वो हो गए। करंट में हो गया स्कीम्स। स्कीम्स वाला पार्ट जो है वो आपकी सोशल सिक्योरिटी में कवर्ड है, बट स्टैटिक ढंग से कोई नहीं करवा रहा है। इंश्योरेंस भी आपका 4 से 5 घंटे का, इवन 3 से 4 घंटे में इंश्योरेंस कंप्लीट होता है। लेकिन इंश्योरेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि इंश्योरेंस है सोशल सिक्योरिटी से। तो इंश्योरेंस को कवर करना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस भी हम कवर करवा रहे हैं अपने कोर्स में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 200-200 पेज का अगेन मैं कह रहा हूँ मटेरियल रेफर करने से बचें इंश्योरेंस के लिए और स्टैटिस्टिक्स के लिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कोर्सेज में बहुत सारे लोगों ने लिख रखा है 400+ लेक्चर्स, ऐसे करके लोग बेच रहे हैं 400+, 500+ लेक्चर्स। एक बात मैं बताऊँ, ये लोग आपकी मेंटलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। इंडियन जो लोग होते हैं ना, हमेशा क्वांटिटी में जाते हैं। 400, अरे वाह इतने 100 रुपये में 400 चीज़ मिल रही है। क्वांटिटी 400 लेक्चर्स, 500 लेक्चर्स, 100 टेस्ट मिल रहे हैं। क्वांटिटी के नाम पे अगर जाओगे तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला। जब आपको 2 या 3 घंटे में कोई चीज़ पढ़ाई जा सकती है और फिर भी आपको 15 घंटे के लिए परोसी जा रही है, तो ये मान के चलो कि ज़बरदस्ती खींची जा रही है। क्योंकि फैकल्टी का तो काम है, फैकल्टी का तो पूरा सब्जेक्टिव हो रहा है, वो पढ़ाई हो रहा है, तो वो और पढ़ा देगा, उसको तो पैसे मिल रहे हैं। मैं अगर आपको 400 घंटे का कोर्स अगर 10,000 रुपये में बेच रहा हूँ, मेरा क्या नुकसान है? मेरी तो फैकल्टी खा रही है पैसा, आप पैसा दे रहे हो, पैसा तो आपकी जेब से जा रहा है। जबकि वो चीज़ अगर 40 घंटे में कवर हो सकती है, जो कि हम करवा रहे हैं 40 घंटे में, वो भी आपसे 1999, इससे ज़्यादा की कोर्स नहीं है हमारी, वो भी सिर्फ इतने रुपए में। तो ये मान के चलो कि ये चीज़ हो सकती है। हम भी चाहते तो 400 लेक्चर्स लिख के 10,000 का रख देते और तब के आप नहीं लेते। अब तक जितने स्टूडेंट्स ने कोर्स ज्वाइन किया उनसे आप पूछ लीजिएगा
कि 40 घंटे में मैक्स टू मैक्स 45 घंटे खिंच जाएगा। हालांकि मैं पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। तो जो लोग कह रहे हैं कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री अगर आप देखो तो 400 आवर्स के लेक्चर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तब भी आपके ज़्यादा ज़्यादा 100 या 120 घंटे में पूरा ईपीएफओ का सिलेबस होता है, मैथ्स को छोड़ के। मैथ्स में टाइम लग सकता है, बट मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपको क्वांटिटी के नाम पे कुछ परोसा जा रहा है, उसको छोड़ दो, ठीक है। जनरल साइंस की बात करें, जो जनरल साइंस के लिए तो स्टैटिक पोर्शन जो होता है आपके एनसीईआरटी का वो सफिशिएंट है। उसके लिए आप जो लूसेंट है या अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक आती है, अरिहंत हो गया, लूसेंट हो गया। अब देखो ऐसा है कि लूसेंट की एक तो आती है जनरल नॉलेज के लिए, उसमें जो साइंस कवर होती है एक तो वो, लूसेंट की जनरल साइंस की अलग से बुक आती है, अरिहंत की भी जनरल साइंस की अलग से बुक आती है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तब तो आपका लूसेंट का जो जनरल नॉलेज की बुक आती है, जिसमें साइंस एक पोर्शन होता है, एक सब्जेक्ट होता है, वो चल जाएगा। बट आप साइंस के नहीं हो, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए लूसेंट की जो साइंस की अलग से बुक आती है, अरिहंत की जो साइंस की अलग से बुक्स आती है, उन दोनों में से एक आप रेफर कर सकते हो। अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड सब स्टूडेंट हो और ये पढ़ के भी आपको नहीं समझ आ रही है, या आपको लग रहा है कि बुक पढ़ के आपको साइंस नहीं समझ आ रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, 12th लेवल की, 11th लेवल की एनसीईआरटी के लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री में हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने डाले हुए हैं। कोई भी साइंस, जितने इंस्टीट्यूट है साइंस के, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, उन्होंने एनसीईआरटी की वीडियोस डाल रखी है, वहाँ से फ्री में देख लो। जनरल साइंस के लिए आपको कोई भी कोर्स या कोई भी अलग से कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है, फ्री लेक्चर से यूट्यूब पे काम होता है जनरल साइंस के, ठीक है। जनरल साइंस के लिए तो बुक पढ़ लो, नहीं समझ आ रहा है तो यूट्यूब पे देख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी आप अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं तो एनसीईआरटी पे फोकस करूँ और एनसीईआरटी रिवाइज नहीं की जा रही, तो एनसीईआरटी का जो रिवीजन नोट्स है, एनसीईआरटी के जो रिवीजन नोट्स है वो हम इस कोर्स के अंदर हमारे दे देंगे, अगर आपको फिर भी नीड है तो, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो उसके लिए भी एनसीईआरटी को ही बोला जाता है। हालांकि एनसीईआरटी आपको नहीं मिल रही, नहीं समझ आ रहा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज नहीं है, शॉर्ट तरीके से समझना है, ढंग से समझना है, लेकिन तो कंप्यूटर एप्लीकेशन भी हम इसमें कवर करा रहे हैं हमारे कोर्स में। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें हो सकती है वो करवाई जाएंगी। सीएसआईआर का एग्ज़ाम हुआ था, और जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर आता है, जैसे डीआरडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, सीएसआईआर का हुआ था, इसरो के एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाता है हल्का फुल्का, सब हम करवा चुके हैं ऑलरेडी काफ़ी सालों से। और हमारे जो कंप्यूटर के जो कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी काफ़ी सालों से जो मुस्कान में हमारी फैकल्टी करवाती हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। कंप्यूटर आपको अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ना कि कौन से क्वेश्चन, कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश से 20 तो फिक्स है, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आपके फिक्स आ ही रहे हैं। ये तो एपीएफसी हो या ईओए हो, इसमें तो 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। तो इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांट के अराउंड 15 आ रहे हैं, अकाउंट के 10 से 12 आते हैं, अकाउंट्स के आईआर, लेबर, लॉ के भी आप मान के चलिए 15-16 आ जाते हैं, कंप्यूटर के 10 से 11 आते हैं। तो कंप्यूटर मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छोड़नी तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर पढ़ने के लिए तो मैं वो बोलूँगा कि 150 घंटे भी कम है, हम आपको ढंग से कवर करवा देंगे। मात्र 7 से 8 घंटे में पूरा कंप्यूटर कवर करवा देंगे, और बेसिक से बेसिक करवा देंगे। सोशल सिक्योरिटी के 8 से 10 आते हैं, पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 10 अराउंड आते हैं, हिस्ट्री के, कल्चर मिला के 10 हो गए, करंट अफेयर के 7 से 8 होते हैं, और इकोनॉमी के भी 7 से 8 होते हैं। ऐसे मिला के आपका पूरा ये सिस्टम बैठता है। अराउंड इतने आते हैं, कम नीचे होते रहते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। तो इससे आपका काम हो जाएगा, समझ में आ गया। करंट अफेयर के लिए क्या करना है। करंट अफेयर के लिए अगर आप एसएससी या बैंक एस्पिरेंट हो तो मैं आपको बता दूं, आपके जो करंट अफेयर्स होते हैं वो यूपीएससी ईपीएफओ में नहीं आएंगे। आपके लेवल के जो करंट अफेयर होते हैं फैक्चुअल, वो नहीं आते। इसमें थोड़े से जो लेवल होता है वो हल्का सा यूपीएससी लेवल आ जाता है। मैं नहीं कह रहा कि एसएससी लेवल छोटा है, यूपीएससी बड़ा है। एसएससी लेवल भी करंट अफेयर्स का बहुत खतरनाक है, यूपीएससी जितना ही खतरनाक है। तो जो लोग ये मानसिकता लेके बैठे हो कि हम एसएससी के हैं, यूपीएससी हमसे क्लियर नहीं हो पाएगा, ईपीएफओ जैसे एग्जाम, भूल जाएं आप। आपकी सब्जेक्ट भी बहुत डिफिकल्ट है। इवन एसएससी बैंक के करंट अफेयर रटना बहुत मुश्किल है फैक्चुअल। यूपीएससी में तो फिर भी थोड़ा डिटेल में पढ़ता है तो इंसान को इंटरेस्टिंग लगता है, समझ में आता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए या तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की एनुअल कंपाइलेशन पढ़ लो, पीटी 65 आती है, या आपने अगर साल भर से न्यूज़पेपर के नोट्स आप बना रहे हो तो वो पढ़ लो। वैसे तो और भी होती हैं, जैसे पीआईबी हो गया, मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट हो गई। बट करंट अफेयर में कहूँ ना, अपने आप में इतना कन्फ्यूजिंग पार्ट है कि दुनिया भर की चीज़ें इसके लिए हैं। हर इंस्टीट्यूट का अपना मटेरियल है, हर तरह का पीआईबी का आ रहा है, मिनिस्ट्री का आ रहा है, न्यूज़पेपर के नोट्स आ रहे हैं। करंट अफेयर को टैकल करने के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, जब आपको पता है कि करंट अफेयर के अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपका करीब करीब 10% से भी कम ये है, तो करंट अफेयर को 10% ही टाइम देना पूरी प्रिपरेशन का।
अगर करंट अफेयर आपके पूरे पेपर का 10% है तो चाहे कितने सोर्स से पढ़ो, कैसे पढ़ो, 10% ये ब्रीच मत होने देना। अब आपके ऊपर है, आप किसी भी सोर्स से पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स आप PT 365 से भी कर सकते हो, न्यूज़पेपर के नोट्स है उससे भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ना UPSC लेवल का। और एक ही सोर्स पढ़ना, एक या दो सोर्स के पीछे मत भागना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जैसे मैगजीन्स आती हैं, दृष्टि की मैगजीन आ गई, योजना मैगजीन आ गई, ये इंपॉर्टेंट है। भाई नहीं, उनसे नहीं होगा, बहुत बल्कि हैं वो और फैक्चुअल हैं। उससे आप EPF का एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करोगे, मुश्किल हो जाएगा। हालांकि दृष्टि जो मैगजीन आती है करंट अफेयर की, वो दृष्टि आई वाली बात कर रहा हूँ मैं, दृष्टि आई, वो फॉलो अप कर सकते हो। बट ये मोस्टली फॉलो की जाती है स्टेट PCS स्टूडेंट्स के द्वारा। तो अगर आपको आदत है तो आप करते रहो, नहीं तो UPSC वाले जो एग्जिस्टिंग करंट अफेयर के सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं वो करते रहें, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट कितने लगाने चाहिए? देखो एक बात मैं आपको बता दूं, EPFO जैसे एग्ज़ाम में आपको फुल लेंथ टेस्ट के से ज़्यादा आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने चाहिए। वजह पता है क्या? इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, ऑडिटिंग की बात करूं, टेक्निकल सब्जेक्ट में आप फुल लेंथ टेस्ट के भरोसे नहीं जा सकते कि लास्ट में 10 फुल लेंथ टेस्ट दे दूंगा आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स 10 फुल लेंथ टेस्ट, भाई 20 फुल लेंथ टेस्ट नाम के टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं। अभी भी कह रहा हूँ, वो बात के लिए हैं। पहले हर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस फील करने के लिए कम से कम हर सब्जेक्ट के 2 या 3 या 4 सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करो। लेबर लॉ हो, सोशल सिक्योरिटी हो, अकाउंट्स हो, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने हो सकते हैं सॉल्व करो। ऑलरेडी हम हमारे कोर्स में 20 से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट आपको देंगे, प्लस प्रैक्टिस बैंक अलग से देंगे, जिसमें करीब करीब आप ये मान के चलो कि आपके 500 से 600 क्वेश्चन आराम से सेक्शनली कवर होंगे। उससे ज़्यादा भी कवर हो सकते हैं क्योंकि फैकल्टी अलग से फिर अपने लेक्चर में कवर करवा रही है। तो अराउंड आपके 100 क्वेश्चंस की, 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, टेक्निकल क्वेश्चंस, टेक्निकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो हो जाएंगी। फुल लेंथ टेस्ट अभी डायरेक्टली मत कूदिएगा, या अब बात के लिए मत छोड़िएगा कि मैं पहले पढ़ लेता हूँ अच्छे से, फुल लेंथ टेस्ट बाद में कर लूँगा। नहीं, जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ा, जैसे कोई टॉपिक पढ़ा, उसके प्रैक्टिकल लगाना शुरू कर दो। अकाउंट्स पढ़ ली तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते हैं वो करो। अकाउंट्स तभी ढंग से समझ में आएगी, थ्योरी नहीं होती है अकाउंट्स में पूरी तरीके से, ठीक है। चलो, अभी फिर भी कोई डाउट है, ये व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ 8851628134, इस पर व्हाट्सअप कर दो, कॉल कर दो। कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, कुछ भी बेहिचक पूछो, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट, किसी भी तरीके से डाउट हो रहा है पूछो, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। कोई आपको बैच के रिगार्डिंग डिटेल्स चाहिए तो भी आप पूछ सकते हो, या कुछ भी आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब स्टूडेंट एक जैसे, सब स्टूडेंट हमारे लिए बराबर ही हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ व्यास IAS।